सर जैसे कि अभी 45 डेज बाकी है, तो ये लास्ट 45 डेज में क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आप एक समुंदर पार कर रहे हो। आप समुंदर लगभग पार कर चुके हो, लास्ट का 45 मीटर सपोज बचा हुआ है, तो आप वहाँ पे डूब के मरना तो नहीं चाहोगे। Anything and everything which is given in your NCERT at the end of the day, that is important. सबसे इम्पोर्टेंट मैजिक की अगर कोई पुड़िया है वो आपका स्लीपी है, जो आपको बचा सकता है और आपको अच्छा रिजल्ट दिला सकता है। तो when you do repeated reading of the same thing, तो वैसी चीज़ें स्किप होने का चांसेस कम हो जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। और आज का पॉडकास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे कि आप सभी को पता है, नीट के लिए अभी ज़्यादा समय नहीं है, तो लास्ट प्रिपरेशन कैसे करना है, स्ट्रेटेजी क्या होंगे, कौन से वीक टॉपिक्स और कौन से एरिया में या फिर सब्जेक्ट्स में आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए और स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ये सभी आपको इस वीडियो से पता चलेगा। और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए स्पेशली हम बोलना चाहेंगे कि आपके बायोलॉजी और फिजिक्स सब्जेक्ट्स के टीचर्स आज इधर मौजूद हैं, तो उनसे आप लोग जान पाएंगे कि कैसे आपको ये लास्ट 45 डेज प्रिपरेशन अच्छे से करनी चाहिए। और हमारे बीच आज स्टूडियो में मौजूद है बायोलॉजी डिपार्टमेंट से रश्मिता चक्रवर्ती मैम और अंकना कलिता मैम, और साथ में है फिजिक्स सब्जेक्ट के सीके सर। आप सभी का स्वागत है। मैं सर से शुरुआत करना चाहूँगी। सर जैसे कि अभी 45 डेज बाकी है, तो ये लास्ट 45 डेज में कौन से सब्जेक्ट्स या फिर वीक एरियाज हो, टॉपिक्स हो या फिर स्ट्रेटेजीज हो, क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए? देखिए मैडम, प्रायोरिटी कल भी नीट था, प्रायोरिटी आज भी नीट है, और प्रायोरिटी कल आने वाला जो 45 डेज है वहाँ भी नीट ही होना चाहिए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आप एक समुंदर पार कर रहे हो। आप समुंदर लगभग पार कर चुके हो, लास्ट का 45 मीटर सपोज बचा हुआ है, तो आप वहाँ पे डूब के मरना तो नहीं चाहोगे। डूब के मर जाओगे तो लोग बोलेगा पूरा समुंदर पार कर लिया, किनारे पे आके डूब गए। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि अभी तक आपने जितना भी पढ़ाई किया है, जो भी कॉन्सेप्ट आपने सीखे हैं, उनको अप्लाई करना है और उसके क्वेश्चंस एक भी मिस नहीं होने चाहिए। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जितने भी फॉर्मूले आपने रिवाइज किए हैं, जितने भी क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं, एक एक चीज आपको वापस से रिवाइज करना है, एक एक कॉन्सेप्ट के थ्रू वापस से जाना है, आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और उस कॉन्सेप्ट में अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज है जो आपको पहली बार में समझ में नहीं आया था, उसको वापस से रिवाइज करना है, अपने रिस्पेक्टिव टीचर से कंसल्ट करना है और उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अभी जो 45 दिन बचा हुआ है, आप अपना जी जान लगा दो, जितनी भी एनर्जी आपके पास है सब कुछ झोंक दो, इतनी एनर्जी लगा दो, कुछ इस तरह से पढ़ाई करो कि आसपास वाले देखने वाले लगे कि ये लड़का पागल हो गया है और इसका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। अगर इस माइंडसेट के साथ अगर कोई अगला 45 दिन फॉलो करता है तो उसका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। सर दूसरा सवाल है मेरी तरफ से, जैसे बहुत स्टूडेंट्स होते हैं कि लास्ट 45 डेज बचे हुए हैं, फिर भी उनका कोई टॉपिक्स में छूट गया था, तो नए टॉपिक्स को उनको स्टार्ट करना चाहिए या फिर नहीं? देखिए, इसमें दो बातें हो सकती हैं। पहली बात है कि जो टॉपिक आपका छूटा था, क्या आपको लग रहा है कि दोबारा पढ़ने से आप उसको समझ सकते हो? देखिए, जैसे फिजिक्स में कुछ चीजें हैं जो रियली में कॉम्प्लिकेटेड है, जो नीट के लिए बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे रोटेशन हो गया, रोटेशन अगर आपने पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया। अगर आपने नहीं पढ़ाई किया है रोटेशन का और आप के पास अगर टाइम कम है, तो मेरे हिसाब से उसको दोबारा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि जो आप पढ़ चुके हो उसको वापस से रिवाइज करो, ताकि उसका क्वेश्चन मिस ना हो एग्जाम में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ नया सीखने से ज्यादा बेटर होता है कि जो हम पहले से सीख चुके हैं, क्यों ना उसको और अच्छे से कर लें, उस पर और भी न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर लें, और भी क्वेश्चन सॉल्व कर लें, उस कॉन्सेप्ट को और एक बार रिवाइज कर लें, ताकि अगर उससे सवाल आए तो कंफर्म है कि उसका सवाल तो हमसे नहीं छूटने वाला है। लेकिन अगर आप कुछ नया चीज अभी इस मोमेंट पे एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो, कुछ नया चीज ट्राई करने जा रहे हो, तो हो सकता है कि एग्जाम में आप उसका क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाओ, आपसे मिस हो जाए, तो आपका वो टाइम जो होगा अभी का वो वेस्ट हो जाएगा उसके चक्कर में। तो मेरे हिसाब से जो पुराना चीज है उस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट सवाल मैं रश्मिता मैम से करना चाहूँगी। जैसे कि मैम स्टडी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सब्जेक्ट्स हो गए, लेकिन आज केमिस्ट्री के फैकल्टी हमारे यहाँ मौजूद नहीं है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर बायोलॉजी की बात अगर हम करना चाहें तो वो कैसे डिवाइड कर सकते हैं स्टडी टाइम को? मेरे हिसाब से 2:4, बिकॉज द थिंग इज दैट 50% बायो है तो आपको 50% उसमें टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री में आप 2:2 दो, 4 दो, इसलिए बॉटनी जूलॉजी है, और आप हमारा मिक्स पेपर आता है, तो मैं इसलिए बायो ही बोल रही हूँ। तो 50% जब आपका वो पेपर कैरी कर रहा है, उतना मार्क्स आ रहा है, तो आपको पूरा 50% उसमें देना है। और बायो आपको पता है स्कोरिंग है, एंड मोस्टली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं ना, सो इसीलिए क्या है कि आप अगर अभी ब्रेन जो होता है ना हमारा, मैं इसको थोड़ा लिंक कर रही हूँ एक चीज़ से, कि ब्रेन हमारा एक हार्ड ड्राइव की तरह काम करता है। अगर हम रिवीजन करेंगे ना, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये चीज़ बनते रहेगा ब्रेन।
तो जो सॉफ्टवेयर है, जैसे आप माइंड बोल सकते हैं, तो धीरे धीरे ये जो सॉफ्टवेयर है इसका जो इफेक्ट दिखेगा वो एग्जाम हॉल में दिखेगा। तब ऑटोमेटिकली जो मेमोरी और लॉजिक है ना, उसमें आपको टाइम नहीं लगेगा, कॉन्टिन्यूसली वो बैक फायर करेगा और फटाफट आपको आंसर्स मिलेंगे। इसलिए बायो में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिवीजन, जो आपके हार्ड ड्राइव को पूरा रेडी रखेगा, और जो डी डे है हमारा, उसमें सॉफ्टवेयर आपको कभी धोखा दे ही नहीं सकता। तो मैं यही चाहती हूँ कि ऐसे नहीं कि फिजिक्स केमिस्ट्री आप नहीं पढ़ो या बायो, मैं चाहती हूँ 2:4। दैट मीन्स घूम फिर के बायो में भी मैं 2:2 ही बोली, दैट इज बॉटनी एंड जूलॉजी। आपको डेली बेसिस पे बायो पढ़ना है, वो मैं एज ए बायोलॉजी फैकल्टी आपको बोल रही हूँ, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में। ये शायद अंकना मैम भी मानेंगी कि इसमें रिवीजन है, हम बच्चों के साथ बैठते भी है डेली वे में। हम जब भी कुछ भी क्वेश्चन हम सेट कर रहे हैं मॉक टेस्ट, उसमें हम उनको लिंक करके भी क्वेश्चन करवा दे रहे हैं टॉपिक से रिलेट करके। तो मैम भी आप उसमें बायो रिवीजन के बारे में थोड़ा बोल दीजिए। या आई एग्री विद व्हाट रश्मिता मैम सेड कि रिवीजन विल इवेंचुअली लीड टू रिटेंशन, कि अगर कोई एक फैक्ट है उसको हम लोग बार बार रिपीटेशन में देख रहे हैं तो इवेंचुअली हमारा ब्रेन उस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देगा, तो इवेंचुअली वो कनेक्ट करके भी बच्चा क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। और 25 का जो पेपर था उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए थे कि जिसको हम क्लास में बॉटनी जूलॉजी सेपरेट करते हैं, एनटीए अभी वो सेपरेशन नहीं कर रहा है। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट बॉटनी का जिसको हम बोलते हैं चैप्टर से आ रहा है, लेट्स से मॉलिक्यूलर बेसिस से, दूसरा स्टेटमेंट रिलेट करके आ गया बायोटेक्नोलॉजी से। तो मतलब इवेंचुअली वो कॉन्सेप्ट को रिलेट करके ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो द मोर वी रिवाइज एंड द मोर वी ट्राई टू कनेक्ट दीज चैप्टर्स, वो हमें डिटेल में उसको रिटेन भी कर पाएंगे, फिर वहाँ जाके एग्जाम में वो कनेक्शन बिठा के हम उसको आगे सॉल्व भी कर पाएंगे। एंड रिवीजन में बायोलॉजी में एक और सजेशन ये है कि डायग्राम्स जितने भी आ रहे हैं थ्रू आउट क्लास 11 एंड 12, उन सभी डायग्राम्स को आई सजेस्ट यू मेक श्योर कि लेबलिंग्स वगैरह तो ऑफकोर्स स्टूडेंट स्टडी करेंगे। एक और सजेशन ये है कि डायग्राम्स के जो फिगर लेजेंड्स है ना, उसमें भी कभी कभी कुछ ट्रिकी चीज़ें आ जाती हैं जहाँ से वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच इज़ गिवन इन योर एनसीईआरटी एट द एंड ऑफ द डे, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। तो जब रिविजन करो, इट्स नॉट जस्ट द रिटन पार्ट, इट्स डायग्राम्स, देयर लेबलिंग्स, फिगर लेजेंड्स, एवरीथिंग यू शुड पे अटेंशन टू। थैंक यू मैम। एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन ही ये था कि स्ट्रैटेजी कैसे करना चाहिए, तो आप लोग ने बोल ही दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अंकना मैम से करना चाहूँगी कि अभी जो लास्ट मोमेंट है, तो एनसीईआरटी पे वो फोकस करके रहना चाहिए, फिर दूसरे जो रेफरेंस बुक होते हैं उनको वो भी चूज़ करने चाहिए? सी एट द एंड ऑफ द डे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है वो हमारे लिए एनसीईआरटी ही हो रहा है। तो एंड स्पेसिफिकली लास्ट मिनट में यू हैव टू स्टिक विद एनसीईआरटी, कि जितना रिपीटेडली वो एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। ऐसा कई बार होता है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है जो स्किप हो जाती है, तो व्हेन यू डू रिपीटेड रीडिंग ऑफ द सेम थिंग, तो वैसी चीज़ें स्किप होने का चांसेस कम हो जाता है। एंड अभी एनटीए क्या कर रहा है, वो क्वेश्चंस में समरी से टर्म्स उठा के क्वेश्चन बना रहा है। इनफैक्ट हर एक यूनिट के बिगिनिंग में जो इंट्रोडक्शन है, विच इज़ जस्ट अ वेरी जनरल आइडिया, वहाँ से भी क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं। सो द सजेशन इज़ कि अभी और एक्स्ट्रा कोई रेफरेंस बुक देखने की ज़रूरत नहीं है। पहले अगर तुम लोगों ने पढ़ा है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ग्रेट, बट अभी जस्ट स्टिक टू एनसीईआरटी, रिपीटेड रीडिंग्स ऑफ एवरी पार्ट, समरी, इंट्रो, द बायोग्राफीज ऑफ साइंटिस्ट विच आर गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी यूनिट, मेक श्योर कि वो भी पढ़े स्टूडेंट्स। एंड again the same point I mentioned before, the diagram. So the point is stick to NCERT at this point for revision. सर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, फिजिक्स में सारे चैप्टर्स के लिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ पार्ट ऐसा है जिसके लिए एनसीईआरटी चाहिए। ठीक है, जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर का पेपर अगर उठा के देखा जाए तो 2-3 क्वेश्चन उसने एकदम एनसीईआरटी का जो वो टेबल होता है जो दिया रहता है वहां से उठा के उसने दे दिया, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का वो पार्ट गलत हो गया। तो लेकिन अगर लास्ट ईयर का पेपर उठा के देखें तो लास्ट ईयर का पेपर एकदम फुल्ली कॉन्सेप्चुअल, मतलब एनसीईआरटी नहीं चाहिए उसके लिए, आपको एकदम डीप कॉन्सेप्ट जाके अप्लाई करना होगा। वैसे तो फिजिक्स बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, तो एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए जितना कि बायो और केमिस्ट्री में चाहिए फिजिक्स में। लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसके लिए एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ चैप्टर्स जैसे मैं अगर उनका नाम लूँ तो सबसे पहला आता है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट, दूसरा है मॉडर्न फिजिक्स जो कि नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल 5, 6, 7 क्वेश्चन मिनिमम आते ही हैं। वहाँ पे एक चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, एक है न्यूक्लियर फिजिक्स। ये 2 चैप्टर का एनसीईआरटी पढ़ना स्टूडेंट के लिए मस्ट है, एक बार जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन कई बार नीट ने पूछा है, डायरेक्ट उठा के पूछा हुआ है एक लाइन। उसके बाद एक चैप्टर आता है सेमीकंडक्टर बोल के, सेमीकंडक्टर जरूर एक बार एनसीईआरटी का रीडिंग मारें। और एक चैप्टर और बचता है लास्ट में छोटा सा, मैग्नेटिज्म एंड मैटर।
वहाँ से पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, ये सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जिससे एनसीईआरटी एक बार आप जरूर पढ़ के जाएं, और बाकी अपने कॉन्सेप्ट पे विश्वास रखें। फिजिक्स इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। अपना कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो सवाल बनेगा, वरना नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है। तो कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करें और ये 3-4 चैप्टर के लिए एनसीईआरटी पे ध्यान दें। सर फिजिक्स में फॉर्मूला रिक्वायर होते हैं, तो आप ऐसा क्या कोई सजेशन या फिर स्ट्रैटेजी बताना चाहेंगे कि लास्ट मोमेंट पे स्टूडेंट्स अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए? देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है किसी भी चीज़ को याद करने के लिए ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है सबसे पहले तो उसको समझना, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है उसको लिखना। तो एक मेरा सजेशन यही रहता है कि आप किसी भी फॉर्मूले के पास जाते हैं, फॉर्मूले बहुत सारे हैं नो डाउट, और आपको फॉर्मूले याद रखने ही पड़ेंगे। तो फॉर्मूला याद रखने का सबसे आसान तरीका, बैठ के कभी भी रट्टा मत मारो। सिर्फ रट्टा मारने से ना आप उस समय, उस इंस्टेंट पे तो आपको याद रहेगा, लेकिन बाद में आप उसको भूल जाओगे। तो सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी फॉर्मूला को अगर आप हमेशा के लिए याद रखना चाहते हो या लंबे समय के लिए अगर याद रखना चाहते हो, तो सबसे सिंपल तरीका है पेन लो, पेपर लो और बैठो उसके साथ, उसके कॉन्सेप्ट को एक बार पढ़ो कि वो निकल के आया कहाँ से, फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ, और उसके बाद लिख के फॉर्मूले को रखो और उसके ऊपर 1 से 2 क्वेश्चन सॉल्व करो कम से कम। जब आप उस फॉर्मूले को अप्लाई कर लोगे ना, कभी भी किसी चीज को अगर आप अप्लाई कर लेते हो, उसको क्वेश्चंस में अप्लाई कर लेते हो, तो आपके दिमाग में फिट हो जाता है, फिर वो लंबे समय तक याद रहता है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप लिख के याद करें, चीजों को लिखें, उस पर क्वेश्चन सॉल्व करें, अप्लाई करते जाएं, तब जाके वो आपको याद रहेगा। तो जैसे कि स्टूडेंट्स, रट्टा नहीं मारना है, अप्लाई करना है, समझदारी से करना है, ताकि आपको वो एग्जाम हॉल में जाके ये नहीं कि रट्टा मारा था अभी याद नहीं आ रहा है। जब एग्जाम हॉल में आप वो अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन, तो आप लिख भी नहीं पाएंगे। तो रट्टा नहीं मारना है बिल्कुल। बिल्कुल। अभी हम बायोलॉजी की तरफ आते हैं। तो मैम, आप दोनों से मेरा सवाल है, जैसे कि अभी लास्ट प्रिपरेशन चल रहा है, तो इस लास्ट फेज में आप लोग क्या बोलना चाहेंगे कि मैक्सिमाइज कैसे करें स्कोर स्टूडेंट्स? एक तो है जो सीके सर ने बोला कि कोई भी चीज़ अभी नया ऐड मत करो, ये मैम ने भी बोला। नया ऐड करोगे ब्रेन ऐसे स्ट्रेस्ड आउट है, ठीक है, नया फाइल ऐड करोगे तो ग्लिचेस आ सकते हैं, प्रॉब्लम होगी। सेकेंडली, पैसिव लर्निंग को अवॉइड करो, ये मैडम सर ने दोनों ने ही बोला। पैसिव लर्निंग अवॉइड करोगे तो करना क्या है, आप एक्टिव रिट्रीवल इफेक्ट करो। एक्टिव रिट्रीवल का मतलब होता है चीज़ों को सोचो, विजुअलाइज करो, जिसे हम बोलते हैं थिंकिंग ऑफ थिंकिंग, दैट मीन्स मेटाकॉग्निशन से बढ़ेगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जो टॉपिक आपको पता है उसके बारे में आप सोचो। बेस्ट टेक्निक ये है कि आप पैसिव लर्निंग नहीं करोगे तो करोगे कैसे, आप किसी एक टॉपिक को पढ़ो, पढ़ के उसके बारे में सोचो, टॉक टू द ब्लैंक वॉल। अगर एक ब्लैंक वॉल, मिरर या किसी को भी आप एक्सप्लेन कर रहे हो, या तो आपको ऐसा लगता है कि आपको ब्लैंक वॉल या मिरर पसंद नहीं है, कम टू योर रेस्पेक्टिव टीचर, आप बैठो उनके सामने और एक्सप्लेन करो जो चीज़ आपको टफ लगता है। तो ऑटोमेटिकली कुछ हमारे जूलॉजी में है, मेनली कुछ सीक्वेंसेस आते हैं, जैसे मसल कंट्रैक्शन का, बायोटेक्नोलॉजी में कुछ सीक्वेंसेस है, या तो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन है, सम टॉपिक्स आर रिलेटेड टू ड्रग्स। मैं देखती हूँ बच्चे काफ़ी फंसते हैं ये सब चीज़ों में, आज भी मैंने ऐसे रिविजन कराया है उनको। सो इस तरह से जब वो बैठेंगे ना, उस चीज़ों को वो सोचेंगे खुद एक बार, और एक बार किसी को एक्सप्लेन करेंगे, तब ये बहुत दिनों तक, हिप्पोकैम्पस होता है ना हमारा, एक ऐसा पार्ट है जिसमें लॉन्ग टर्म नहीं रहता चीज़, ठीक है। अगर आपको लॉन्ग टर्म करना है चीज़ को, तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पास करना पड़ेगा, एंड दिस इज द बेस्ट वे टू कन्वर्ट दिस। क्योंकि बेस्ट वे टू कन्वर्ट दिस में इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हिप्पोकैम्पस से सेरेब्रल कॉर्टेक्स जाए। उसके लिए आपको पैसिव लर्निंग को अवॉइड करके रिवर्स मॉक टेस्ट, मतलब जो मॉक टेस्ट दिया उसे रिवाइज कर सकते हो। जो मैकेनिज्म टफ लगता है उसे आप एक बार सोचो खुद से, थिंकिंग ऑफ थिंकिंग, और फिर उसे एक्सप्लेन करो, चाहे तो ब्लैंक वॉल, चाहे तो फ्रेंड, चाहे टीचर, या तो मिरर, एनीथिंग विल डू। सो ऑटोमेटिकली वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में अगर रह गया तो आपके जो 3rd मे में एग्जाम है उसमें रह जाएगा वो चीज़। मैम, आजकल के जनरेशन में देखा है स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, आप क्या बोलना चाहेंगे इसमें? जैसे मैम ने एक पॉइंट भी बताया, टू विजुअलाइज द इन्फॉर्मेशन। अब बच्चे खुद जानते हैं कि अगर तुमको इतना डेप्थ में कोई कंसेप्ट समझना है, फिर उसको अप्लाई करना है, प्लस कनेक्ट करके विजुअलाइज करना है, उसके लिए यू नीड टू गिव योर ब्रेन दैट पर्टिकुलर स्पेस, एंड वो स्पेस के लिए तुम्हें उसको काम करके रखना पड़ेगा। यू नीड टू काम डाउन योर सेल्फ, एंड इन ऑर्डर टू काम डाउन योर सेल्फ, you need to understand one thing, that all you have a control over is what you're preparing and how you're preparing. You don't have any direct control on the outcome. So outcome, अगर तुम्हारे माइंड में तुम्हें ऐसा लग रहा है कि क्या होगा अगर नहीं हुआ, fine, that's a point that you're thinking, but there is also another outcome, right? हो गया, there is a probability of both of them. So हमेशा इसी पे क्यों फोकस करना है कि नहीं हुआ तो क्या होगा, हो गया तो that's a much bigger thing for you. तो कभी कभी अपने आप को ये भी याद दिलाओ कि हो जाएगा तो उसके बाद क्या, कितना बेटर होगा. सो गिव योर ब्रेन दैट पर्टिकुलर स्पेस.
अपने ब्रेन को तुम ट्रेन इस तरीके से करो कि हमेशा नेगेटिव में ही नहीं देखना है, पॉजिटिव ऑप्शन भी है। एंड आई वुड सजेस्ट कि दीज लास्ट फ्यू डेज जितना हो सके खुद को हेल्दी रखो। You need to eat on time, you need to sleep on time, you need to make sure कि थोड़ा बहुत तुम फिजिकल एक्टिविटीज़ करो, थोड़ा इधर उधर घूमो, लोगों से बात करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ अपने आप को शट डाउन करके रखा है। तो ये बातें अपने फ्रेंड से करो, उनके साथ डिस्कस करो। इट कुड बी अ टॉपिक, इट कुड बी योर स्ट्रेस, whatever it is. Just make sure कि don't let yourself be overwhelmed by all the things you are going through. That is really important. Because ये लास्ट के few days, these few weeks, they are really important. So पढ़ाई और अपना mental space, you need to balance it properly. जैसा कि अंकना मैम ने बोला है स्लीप के बारे में, हेल्थ के बारे में, तो ये टॉपिक जब उठाई है तो मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी। अभी के स्टूडेंट्स जैसे कि हमने देखा है कि पढ़ाई कर रहे हैं, उनको अगर खाने पीने के मामले में देखा जाए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होते हैं, स्लीप अच्छा नहीं होता है, आप क्या बोलेंगे? एक्चुअली मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक जूलॉजी से मतलब साइंटिफिकली बोलना चाह रही हूँ कि वो जब हमारा न्यूरॉन फायरिंग करता है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली एटीपी यूज़ होता है। एटीपी जब यूज़ होता है तब एक बनता है एडिनोसाइन एटीपी से, थोड़ा टेक्निकल है। तो ये एडिनोसाइन जो होता है ना, ये जमा होते रहता है हमारे ब्रेन में, और ये तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक आप डीप स्लीप में ना जाओ। अब आप बोलोगे कि मैम कैफीन या तो कॉफ़ी पी लेते हैं, कॉफ़ी अगर लोगे तो वो मास्क करेगा उस चीज़ को, लेकिन वो कभी भी एडिनोसाइन को खाली होने नहीं देगा। ये तब तक आपके बॉडी से नहीं जाएगा, फ्लश आउट नहीं होगा जब तक आप डीप स्लीप में ना हो। आप ये सोचते हो कि सोना या तो सोने से मेरा टाइम वेस्ट होता है, लेकिन ये गलत बात है। ब्रेन फॉगिंग होता है। ब्रेन फॉगिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो ब्रेन फॉगिंग के पीछे का जो मेन कल्प्रिट है वो एडिनोसाइन है, और ये तब तक रहेगा आपके ब्रेन में जब तक आप सोओगे नहीं। मैंने एक चीज़ पहले भी बोला, आपको हिपोकैम्पस से सेरेब्रल कॉर्टेक्स के जर्नी को उसमें रखना है, जिससे कि आपको स्ट्रॉन्ग मेमोरी बने, और ये तभी पॉसिबल है जब एडिनोसाइन फ्लश आउट होगा, और वो कैफीन भी सॉल्व नहीं कर सकता। कैफीन आपको थोड़ी देर तक आराम दे सकता है, आप अच्छे से पढ़ लोगे, लेकिन आफ्टर द कैफीन इफेक्ट जब खत्म हो जाएगा, कैफीन क्रश होना शुरू होगा, एंड इट्स बिकॉज ऑफ द एडिनोसाइन फटाफट इतना जल्दी आपके न्यूरॉन्स को फायर बैक करेगा कि आप जो भी सीखे थे वो भी आपको याद नहीं रह पाएगा। तो ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म प्रोसेस के लिए बहुत ख़राब चीज़ है। एक बच्चा मेरे पास आया था, मैं ऐड कर देती हूँ, कि उसका एक टाइम था कि वो हमेशा 4 to 5 AM मतलब सुबह ही सोता है और 11 बजे उठता है, इसीलिए वो रैंक बूस्टर बैच जो हमारा चल रहा है वो 8 बजे से नहीं आ पाता। तो वो कैसे सॉल्व करे इस चीज़ को? अब प्रॉब्लम ये है कि वो 1 ईयर से इसको फेस कर रहा है, मतलब उसका रूटीन बन गया है, बायोलॉजिकल क्लॉक एडप्ट हो चुका है, अभी उसे आप चेंज नहीं कर सकते तुरंत। बस एक ही सजेशन है कि अगर आप सुबह 11 बजे उठ रहे हो, जब आप नींद देने जाओगे 2 बजे, 2 से 5 बजे तक आपका ब्रेन एक्टिव नहीं होगा, वो अभी भी एडिनोसाइन के चपेट में है। इसका मतलब आप ऑटोमेटिकली उसके चपेट में रह के लॉजिकल थिंकिंग को अप्लाई नहीं कर पाओगे, आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स काम नहीं करेगा। इसके लिए एक सजेशन है, ज़्यादातर बच्चे ही वो सुबह सोते हैं, रात को पढ़ते हैं। डू वन थिंग, आप आज से ही आधा घंटा पहले सोओगे। सपोज 4 बजे सोते थे, तुम सो जाओ 3 बजे। धीरे धीरे 45 डेज या 50 डेज बाद आपका वो टाइमिंग एग्जाम से पहले 7 या 8 बजे तक आ जाएगा। 7 to 8 AM जब वो उठ के एग्जाम देने जाएंगे, तब वो एक्टिव फेज में रहेंगे ब्रेन का, और तभी उनको हर क्वेश्चन दिखेगा अच्छे से, और क्वेश्चंस को ओवररीड नहीं करना है ना सर? बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चंस उनको आता है लेकिन वो पढ़ लेते हैं कुछ और, मार्क करते हैं कुछ और, बबलिंग कर लिया फिर याद आया, ऐसे नहीं होगा। इसीलिए स्लीप, मैं तो यही बोलूँगी आपसे, सबसे इम्पोर्टेंट मैजिक की अगर कोई पुड़िया है वो आपका स्लीप ही है, जो आपको बचा सकता है और आपको अच्छा रिजल्ट दिला सकता है। बस मुझे यही सजेशन आपको देना था कि आपके हार्ड ड्राइव को ठीक रखो, वो स्लीप से ठीक होगा। सॉफ्टवेयर जो आपका माइंड है, एक मेटाफोर है, ये ऑटोमेटिकली काम करेगा, आपका रिजल्ट अच्छा होगा, और हम आपके साथ हैं तो वो ज़रूर होगा अच्छा। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, राइट बैलेंस बिटवीन स्टडी और रेस्ट। देखिए, दिमाग जो है ना वो एक मशीन की तरह है। आप किसी भी मशीन को अगर यूज़ कर रहे हो, जैसे एरोप्लेन है, एरोप्लेन उड़ रहा है, उसको भी रेस्ट लेना पड़ेगा ना, कंटिन्यू तो उड़ नहीं सकता है कि नहीं? लेकिन उड़ना ज़रूरी है, दोनों चीज़ें। अगर नहीं उड़ेगा, वो ज़मीन पे रहना उसके लिए ज़्यादा डेंजरस है। जब वो हवा में रहता है ना, किसी ने बोला है कि जब हवा में रहता है तो वो ज़्यादा सेफ है, लेकिन रेस्ट तो उसको भी चाहिए। वैसे ही दिमाग है, अगर आप इसको यूज नहीं करोगे तो भी ये ख़राब हो जाएगा, बहुत ज़्यादा यूज करोगे तब भी ख़राब हो जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है दोनों चीज़ों के बीच में बैलेंस बना के रखना। आप
टाइम पे पढ़ाई करो। दिन में 8 घंटे 10 घंटे 24 घंटे हैं आपके पास, है ना, तो 8 घंटे 10 घंटे आप पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो। 10 घंटे 11 घंटे 12 घंटे तक जा सकते हो, कोई बात नहीं, अभी 45 दिन बचा हुआ है, तो दिन में 10 घंटे 12 घंटे पढ़ना नॉर्मल है, ठीक है, आप पढ़ सकते हो बिल्कुल। लेकिन ब्रेक दे दे के पढ़ो, बीच में जरूरी है कि एक अच्छा ब्रेक लो, आप बीच में चाय पी लो या फिर कुछ खाने के लिए ब्रेक ले लो, थोड़ा देर गाना सुन लो, मूवी देख लो, थोड़ा बहुत कुछ कॉमेडी शो देख लो, जो भी करो, थोड़ा ब्रेक दे दे के आप पढ़ाई करो। और जैसा कि मैडम ने बताया, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है दिमाग को शांत रखना, रात को सोना, 6 से 7 घंटे सोना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो कर रहे हो तो आपका दिमाग बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो आपको दोनों चीज़ें करनी है, दिमाग का यूज़ भी करना है, ये नहीं कि इसको छोड़ देना है, वरना ये गोबर जैसा काम करेगा, फिर ये सोचना भूल जाएगा। हमारे साथ भी कभी कभी होता है, बहुत दिनों तक अगर हम कुछ चीज़ सोचना छोड़ देना तो 10 + 15 ऐड करने के लिए कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ता है, आपने फील किया होगा ये। लेकिन आप अगर रेगुलरली इसको यूज़ कर रहे हो तो ये बहुत बढ़िया काम करता है। तो आप इससे काम लो, ये काम करने के लिए बना है, इससे काम लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन टाइम पे इसको रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो दोनों चीज़ों को बिल्कुल बैलेंस करके चलो, ओवर किसी चीज़ को यूज़ नहीं करना चाहिए, वरना वो खराब होगा। मेरा लास्ट सजेशन, आई विल जस्ट reiterate my points that revise because revision will lead to retention, but at the same time make sure कि अपना ख्याल रख रहे हो, because at the end of the day you are the priority। तो अपने स्टडी को और अपने रेस्ट को, दोनों को ही प्रायोरिटी में रखना है, दोनों को बैलेंस करके चलना है। जितने भी हो सके क्वेश्चंस लास्ट मिनट में अभी सॉल्व करो, सो दैट जो पढ़ा है उसको अप्लाई कर सको, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स द एप्लीकेशन विच इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड ऑल ऑफ अस, वी ऑल टीचर्स आर विथ यू एनी टाइम यू नीड एनी हेल्प। सो गुड लक विथ योर प्रिपरेशन, एंड देन उसका जो आउटकम होगा it will eventually be positive। so बस उस पे अभी के लिए फोकस करो कि there is a probable positive outcome coming out of this। एक बात जरूर बोलना चाहूँगा, बार बार रिजल्ट के बारे में मत सोचना। गीता में एक लाइन लिखा है, उसको मैं बहुत मानता हूँ, कर्म करो फल की चिंता मत करो। अपना काम करो, रिजल्ट के बारे में मत सोचो। अगर तुम अपना कर्म सही से कर रहे हो तो तुम्हें डॉक्टर बनने से कोई रोक नहीं सकता है, ये विश्वास रखना। एक लास्ट लाइन आप लोगों के लिए, दरिया है हमें अपना हुनर मालूम है, जिधर जाएंगे रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं स्टूडेंट्स और हमारे व्यूअर्स को यही बोलना चाहूँगी कि जैसे कि आज के पॉडकास्ट पे बहुत सारी बातें हमने डिस्कस की, जम के मेहनत कीजिए और जितना प्रिपरेशन था अपने फैकल्टी जो भी टीचर्स हैं उनसे मदद लीजिए। आप अपना सेल्फ स्टडी पे ध्यान दीजिए, हेल्थ पे ध्यान दीजिए। और बस लास्ट में हम आप लोग को शुभकामना देना चाहेंगे। फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। आज के लिए थैंक यू।